हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, मेरे ख्याल से हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.12 तक पढ़ा था ना। अब क्वेश्चन नंबर 1.13 में हम लोग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1.13 ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 1.13। सो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1.13 इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। ओके, चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 1.13 में ऐसा है कि सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइजेस। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज but uncharged is brought into contact with the first and then brought into contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.12 में था ना, वो चार्ज ए जो था यहाँ पर, वो उस पर चार्ज था आपके पास Q1 और ये आपके पास जो था ये था Q2। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आपके पास डिस्टेंस था आपके पास D, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है सबसे पहले जो है ये आइडेंटिकल स्फीयर, देखिए यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर जो है आपके पास Q2 चार्ज है। B स्फीयर का चार्ज कितना है बेटा Q2। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अनचार्ज स्फीयर लाएंगे। तो अनचार्ज स्फीयर लाएंगे तो अब ये दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों पे कितना आपको चार्ज लगेगा, तो दोनों पे चार्ज लगेगा Q1 + 0/2। तो ये वाला हो जाएगा Q1 + 0/2, मतलब आधा आधा चार्ज दोनों पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पर चार्ज रहेगा Q1/2 और यहाँ पर भी आपको चार्ज रहेगा Q1/2। कैसे हम लोग ढूंढेंगे मालूम है, ये क्या करना होगा कि सबसे पहले जो है यहाँ पर चार्ज कितना है, तो Q1, यहाँ पर चार्ज कितना है इसमें, तो हमको क्या करना पड़ेगा Q1 + 0/2। तो ये वाला हो गया Q1/2, तो Q1/2 यहाँ पर और यहाँ पर भी जो है आपके पास Q1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर चार्ज A और यहाँ पर जो है आप स्फीयर B को लाते हो, यहाँ पर आप चार्ज ले गया Q1/2, है ना। अब ये C स्फीयर को इसके कांटेक्ट में ला रहे हो, है ना। C स्फीयर को जो है B के कांटेक्ट में ला रहे हो, सही है। तो B के कांटेक्ट में अगर ला रहे हो तो अब जो है यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा Q2, यहाँ पर चार्ज कितना है Q1/2। अब जो है यहाँ पर जो चार्ज है वो नहीं, यहाँ पर भी चार्ज आपके पास Q1 ही है, if the charge on each, ओके। तो यहाँ पर भी चार्ज आपके पास Q1 ही, क्योंकि दोनों पे चार्ज आपको दिया गया है वो 6.5 ही दिया गया है ना। तो 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है, तो दोनों पे चार्ज Q1 है। तो अब चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर, नाउ द चार्ज विल बी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा Q1 + Q1/2 डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये वाला कितना हो गया 3Q1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ वापस डिवाइडेड बाय आपके पास 2। मतलब अब हर यहाँ पर ये दोनों का एडिशन करोगे कितना हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय Q1/2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला 2Q1 + Q1 मतलब कितना हो जाएगा 3Q1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 3Q1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा 3Q1/4 यहाँ पर और यहाँ पर भी आपके पास 3Q1/4 यहाँ पर। अब देखिए ये दोनों के बीच का अब फोर्स कितना होगा, तो नाउ फोर्स F = K × Q1 / R²। तो F = अब यहाँ पर चार्ज कितना रहा है, यहाँ पर रहा है आपके पास Q1/2, K तो वैसे क्या वैसा। यहाँ पर Q2 चार्ज कितना रहा है, ये रहा है 2Q1/4 और डिवाइडेड बाय वी कैन से D², है ना। तो यहाँ पर जो है F = K × Q1/2 × 3Q1/4 डिवाइडेड बाय वी कैन से D²। तो अब ये कितना हो जाएगा F = 3/8, है ना। लेट अस से ये F' है ना। तो ये F' = 3 K Q1 Q2
upon we can say d square. So f dash is equal to 3/8 into we can say f. ये वाला आपके पास इतना आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, सो राइट इट डाउन। ये कितना आ जाएगा, पुराने जो था ना उससे 3/8 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। ये वाला हो गया आपके पास 1.13। तो एक काम कीजिए, आप इसको नोट बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट बनाइए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 1.14। देखिए फिगर 1.33 shows the track of the three charged particles, है ना। फिगर 1.33 shows the track of the three charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of the three charges. Which particle has highest charge to mass ratio? देखिए यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव प्लेट है ना। अब यहाँ पर जो है ये वाला आपके पास 1 है और ये वाला आपके पास जो है 2 है, फिर ये वाला आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास 3 है, ठीक है ना। ये वाला आपके पास 3 है। तो ऑब्वियसली ये दो चार्जेस है ना, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए, मतलब ये दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे। यहाँ पर कोई भी चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन ही होगा या नेगेटिव आयन होगा, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ होगी। और ये वाला आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो ये वाला आपके पास होगा। तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म मोशन, साइन ऑफ विच ऑफ द पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब जिसका हाईएस्ट, हम लोगों ने पढ़ा भी था थ्योरी में, जिसका हाईएस्ट चार्ज अपॉन मास रेशियो जिसका हायर होगा ना, उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो उसका जो है आपके पास डिफ्लेक्शन जो है वो भी आपके पास ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो भी ज्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन भी आपके पास ज्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन भी आपके पास ज्यादा है, हाईएस्ट चार्ज और मास रेशियो भी जो है ज्यादा, और डिफ्लेक्शन भी जो है आपके पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास जो है हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, और ये वाला जो है आप इसके पास हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला आपके पास हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 1.15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.15, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आई के पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में है ना। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 cm on the side whose plane is parallel to yz plane? What is the flux through the same square if the normal to the plane is makes an angle of 60 degree within x axis? Okay, तो देखिए यहाँ पर ये वाले आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इट इज गिवन that electric field is only in x direction, है ना। अब यहाँ पर जो है एक स्क्वायर है, ये आपके पास एक स्क्वायर है ना। दिस इज योर स्क्वायर ऑफ साइज 10 cm whose plane is parallel to yz plane। ऑब्वियसली ये वाला जो आपके पास एरिया वेक्टर है ये आपके पास ये डायरेक्शन में है। अब ये वाला पैरेलल प्लेन है, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, है ना। यहाँ पर आपके पास 10 cm है, यहाँ पर भी आपके पास 10 cm। अब फ्लक्स जो है ये वाला कितना हो जाएगा, E बार डॉट A बार। ओके, सो फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos 0। ये वाला कितना हो जाएगा, E की जगह पे हम लोग 3 × 10⁵ लिखेंगे, A की जगह पे हम लोग L² लिखेंगे, L की जगह पे 10 × 10⁻²। ये हुआ ना, ये स्क्वायर है ना, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻² का स्क्वायर, और cos 0 आपके पास कितना हो जाएगा, 1। तो फ्लक्स इज इक्वल टू आपके पास 3 × 10⁻3, और ये वाला हो जाएगा 10² और ये वाला हो जाएगा 10⁻²। ये वाला कैलकुलेट कर लेना, जितना आए इतना आपके पास आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये वाला फ्लक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि what
is the flux through the same square if normal to its plane makes 60 degree with x axis। तो यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये नॉर्मल टू द प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब अब जो है ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री बना है। बहुत सिंपल है, फ्लक्स कितना होगा EA cos 60 है ना, तो ये EA cos 60, ये EA तो आपने गिना हुआ है, ये वाला वापस गिनने की जरूरत नहीं, ये जो गिना हुआ है ना आपने ये EA और cos 60 1/2 कैलकुलेट करो जो आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये वाला आपका जो है आंसर, उसके वो जो न्यूटन कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम रख देना, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 1.15 की बात आ गई। अब हम लोग बात करेंगे 1.16। ओके, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट बनाइए, ठीक है नोट। ओके, अब 1.16 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, what is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.5 through a tube of side 20 cm oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। बराबर। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने एक क्यूब रख दिया। क्या है का व्हाट इज द नेट फ्लक्स, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 cm oriented so that its faces are parallel to the coordinate plane। तो ऑब्वियसली ये वाला पैरेलल प्लेन पे है, तो यहाँ से फ्लक्स एंटर करेगा और यहाँ से फ्लक्स जो है बाहर की तरफ निकलेगा। मतलब फ्लक्स एंटरिंग द ट्यूब विल बी नेगेटिव and flux coming out of the tube will be positive। What is value of E? E is nothing but 3 into 10 to कितना दिया हुआ है 3 into 10 to 3 न्यूटन। I के जो है आपके पास न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, तो यहाँ से फ्लक्स कितना एंटर करेगा, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ये फ्लक्स एंटर करेगा डेट विल बी माइनस ये वाला फेस नंबर 1, और ये फ्लक्स जो है यहाँ पर बाहर की तरफ जाएगा, तो बाहर की तरफ जाता हुआ फ्लक्स कितना रहेगा E, ये वाला कितना रहेगा माइनस E बार डॉट A बार और प्लस जो है आपके पास E बार डॉट A बार, तो ये वाला कितना रहेगा आपके पास 0। सो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू वी कैन से 0, जो है यहाँ पर आपके पास ये फ्लक्स जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1.17 की बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा 1.17। क्या है क्वेश्चन, आप देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 1.17 को। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1.17 को मैंने भी नहीं पढ़ाया, मैं आपके सामने इसको पढ़ के दिखा रहा हूँ। Careful measurement of electric field at a surface black box indicate that the outward flux to the surface of the box is 8 into 10⁻³ Newton meter square upon coulomb। What is the net charge inside the box? If the net outward flux to the surface of the box were 0, could you conclude that there is no charge inside the box? Why? तो आप देखिए यहाँ पर जो है careful measurement कि आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स जनरली कहाँ पर होता है मालूम? जनरली की बात करें वो आपको जो है मिलेगा जो एरोप्लेन्स वाला उसमें ब्लैक बॉक्स जो है आपको मिलेगा। इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। अब यहाँ पर फाई नेट कितना है, तो फाई नेट जो है आपके पास नेट आउटवर्ड फ्लक्स ये वाला कितना है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू द सरफेस इज 8 into 10⁻³। ये वाला हो जाएगा 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है ना। ये वाला व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, जस्ट कैलकुलेट q net अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8 into 10⁻³ है ना। सो ये वाला q net कितना आ जाएगा 8 into 10⁻³ और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन। सो पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट
it is 8.85 into 10⁻². So just keep that E net, ये वाला आपके पास जो है Q net आपको मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद जो है क्या कहा है कि if the net outward flux through the surface of the box were 0, यहाँ पर तो आउटवर्ड फ्लक्स आपको इतना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, इतना। लेकिन अगर जो है आपको नेट फ्लक्स जो है बाहर से निकलता हुआ 0 मिले, यहाँ पर जो है फ्लक्स 0 मिले, तो ऑब्वियसली Q net अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, सो Q net इज आल्सो गोइंग टू बी 0। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि if the net outward flux through the surface of the box is 0, could you conclude that there is no charge inside the box? Yes. Why? In accordance to the Gauss theorem, है ना। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या लिखना है, in accordance to the Gauss theorem, ओके। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1.17। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1.18 को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा, इसकी नोट बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.18, a point charge of 10 microcoulomb at a distance 5 centimeter directly above the center of the square of side 10 centimeter as shown in the figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? Think of the square as runs of the side. तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास ये वाला एक स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक चार्ज है ना, यहाँ पर एक चार्ज है। अब ये चार्ज जो है इसका वैल्यू कितना है, तो द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम। ये वाला आपके पास आ जाएगा 10 × 10⁻⁶ कूलम। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लाइक दिस, है ना। तो ये वाला चार्ज, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ये वाली इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, तो ये वाली जो है हमारे पास इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। अब देखिए ये इमेजिनरी, हमारे पास स्क्वायर तो यही है, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना निकल जाएगा, सो फ्लक्स इज इक्वल टू Q net अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस। सो ये वाला आ जाएगा टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द Gaussian surface is 5, है ना। So net flux coming out of single surface is equal to 5/6, है ना। अब देखिए Gaussian surface की कितनी सरफेस है, तो 6 सरफेस है। अब 6 सरफेस पे से 5 जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो सिंगल सरफेस पे से 5/6 जितना बाहर निकलेगा, है ना। तो नाउ पुट द वैल्यू दैट phi net इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6, है ना। तो ये वाला कितना आ जाएगा, phi net इज इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सो ये 10 × 10⁻⁶ और ये 6 × 8.85 × 10⁻12। नाउ कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। This is going to be your flux coming out of the single surface, ठीक है। ये वाला आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1.19 है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 1.19 है। तो क्वेश्चन नंबर 1.19 में अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो ना, वीडियो को पोस्ट करके उसका नोट बनाएंगे। 1.90 a point charge of 2 microcoulomb is
at the center of the cubic Gaussian surface of 9 centimeter on the edge. What is the net electric flux through the surface? अब ये surface कोई भी shape की हो या किसी भी size की हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. The net flux coming out of the Gaussian surface can be given by Q upon epsilon naught. तो ये flux जो है ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा 2 into 10 raised to minus 6 और ये वाला कितना हो जाएगा 8.85 into 10 raised to minus 12. सो ये वाला आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो आए इतना फ्लक्स जो है यहाँ पर बाहर की तरफ आ जाएगा. तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू वी कैन से Q upon epsilon naught. So 2 into 10 raised to minus 6 upon 8.85 into 10 raised to minus 12. तो ये वाला आपके पास टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस हो जाएगा. तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा. ओके, सो 1.19 आपका ये खत्म होगा. फिर अगर 1.20 की बात करें तो a point charge causes an electric flux of -1 into 10 raised to 3 Newton meter square upon per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता. देखिए यहाँ पर जो है अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है. इसका मतलब अब इसकी रेडियस को डबल करते हो तो कितना चार्ज आएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब हम लोग समझते हैं कि ये वाला आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी द फ्लक्स है ना. तो ये तो सेम ही रहेगा ना. तो इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस. तो आपके पास आंसर क्या रहेगा सेम है ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज. तो फ्लक्स आपके पास कितना रहेगा. तो फ्लक्स इज इक्वल टू आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा -1 into 10 raised to minus 3. तो ये वाला हो जाएगा -1 into 10 raised to 3 और ये वाला कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो Q इज इक्वल टू -1 into 10 raised to 3 और यहाँ पर आपके पास 8.85 into 10 raised to minus 12. Put the value and find out the answer. The answer will be equal to this much, है ना. ये वाला आपके पास बन गया. ओके, तो वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए. अब क्वेश्चन नंबर जो है आप 1.21 पे जाएंगे. कौन सा क्वेश्चन आएगा बेटा 1.21. कौन सा क्वेश्चन आ रहा है 1.21. आपको दिखाई दे रहा है. देख लो फिर ये बंद ना हो जाए. चलिए 1.21 पे हम लोग आ रहे हैं. A conducting sphere of radius 10 centimeter has unknown charge. The electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5. देखिए यहाँ पर आपके पास 1.5 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम है ना. एंड द पॉइंट्स रेडियली इनवर्ट. अब ये पॉइंट्स जो है रेडियली इनवर्ट करती है. व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर. अब अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी रेडियस है आपके पास 10 सेंटीमीटर है ना. एंड नॉन चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर. ये वाला आपके पास 20 सेंटीमीटर. यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है है ना. ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो उस पर चार्ज कितना होगा. सो जस्ट पुट द वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर है ना. सो E इज इक्वल टू E into R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर. ये वाला कितना हो गया आपके पास E R स्क्वायर. Q इज इक्वल टू E R स्क्वायर अपॉन 10 से K. तो ये वाला आपके पास जो आएगा इतना चार्ज इसके पास होगा है ना. अब व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर. और नेट चार्ज ऑन द स्फीयर ये आपके पास आ गया. और ये चार्ज का नेचर क्या होगा. तो ये नेगेटिव इन नेचर होगा क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है ना वो अंदर की तरफ आपके पास आ रही है. ठीक है ना. ये अंदर की तरफ जो आपके पास आ रही है. ठीक है ना. तो ये वाला आपके पास इतना आंसर आ गया. ठीक है. ये बात
अब 1.22 की बात करें, 1.22 की बात करें। Uniformly charged conducting sphere of 2.4 diameter, 2.4 meter diameter has a surface charge density 80 into 10⁻⁶ coulomb per meter, microcoulomb मतलब coulomb per meter square, surface charge density. Okay, sigma. Find the charge on the sphere. अच्छा, उसकी रेडियस कितनी है? रेडियस जो है उसकी 1.2 मीटर। ओके, तो रेडियस इज 1.2 मीटर, डायमीटर उसका इतना, तो रेडियस उसका। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। इट इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर? तो बहुत सिंपल बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ये वाला कितना हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, सिग्मा 80 into 10⁻⁶। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला आपके पास जो कितना हो जाएगा? क्यू। ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा? अब जो है यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला आपको जो क्यू आएगा यहाँ पर जो क्यू आएगा तो उसको यहाँ पर रख दो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इतना फ्लक्स जो है वो सरफेस को छोड़ के चला जाएगा। ओके, सरफेस को छोड़ के जाता होगा। तो ये वाला हो गया आपके पास 1.22, है ना। अब जो है आपके पास 1.23 की हम लोग बात करेंगे। कौन सा वाला क्वेश्चन है? 1.23। कौन सा क्वेश्चन था? 1.23। So let us start with the question number 1.23. What does it say? So it says that, ये वाला जो हमको कह रहा है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? An infinite line charge produces a field of 9 into 10⁴ Newton per coulomb at a distance of 2 cm. Calculate the linear charge density. तो यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो आपके पास जो इतना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम, है ना, न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस। यहाँ पर आपके पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 into 10⁻², है ना। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो E इज इक्वल टू आपके पास क्या है? लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा ढूंढो, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको जो है लैम्बडा मिल जाएगा। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ E and 2 pi epsilon naught into r. R is known to you. What is this r? R is given here as 2 into 10⁵. Just put the value. तो लैम्बडा को जो अगर आप सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाते हो ना, तो ये 2 pi epsilon naught r into आपके पास कितना आ जाएगा? ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला आपके पास इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करेंगे 1.24। Two large thin metal plates are parallel close to each other. Two large thin metal plates are close to each other on the inner faces. The plates have the surface charge density of the opposite signs. यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर ये वाला है आपके पास नेगेटिव साइन। तो two large thin metal plates of parallel are parallel and close to each other on the thinner inner faces. The plates have the surface charge density opposite side and of the magnitude, है ना। यहाँ पर magnitude कितना है? 17 into 10⁻22 coulomb per meter square. What is E? In the outer region, यहाँ पर कितना होगा? even कितना होगा? यहाँ पर आपके पास E2 कितना होगा? outer region पे कितना होगा, है ना। What is outer region of the first plate? ये first plate के outer region में, second plate के outer region में, and between the plates, मतलब यहाँ पर E कितना होगा? So let us try to find out. अब देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, ये वाली ये डायरेक्शन में आएगी, ये वाली ये डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की वजह से,
और यहाँ पर आपके पास ये वाली डायरेक्शन में आ जाएगी। तो E1 कितना होगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये डायरेक्शन को हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन को पॉजिटिव बिना ये डायरेक्शन को नेगेटिव, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 0। अब हमारे पास जो है E2 कितना हो जाएगा, तो ये वाला आपके पास जो है यहाँ पर ये ऐसे जाएगी और यहाँ पर ये ऐसे आएगी। तो सिमिलरली E2 इज आल्सो गोइंग टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन, इसको आप पॉजिटिव गिनो, इसको आप नेगेटिव गिनो, है ना। तो ये वाला कितना आ जाएगा 0। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए थर्ड पे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दिए और दूसरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास ये है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये वाला हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा। ये वाला है 17 × 10⁻22 और ये वाला 8.85 × 10⁻12। Just give the simplification. ये approximately 2 होगा, so 2 × 10⁻10 will be Newton per coulomb will be we can say E-net। ये वाला आपके पास जो है E-net आ जाएगा। ओके, सो ये वाला आपके पास जो आ गया 1.24। ओके, सो 1.24 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज की, है ना। इसकी बात करेंगे बेटा हम लोग बात करेंगे अब एडिशनल एक्सरसाइज। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अब एडिशनल एक्सरसाइज की, हम लोग बात करेंगे। सो एडिशनल एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक को हाथ में रखिए, टेक्स्ट बुक को बेटा हाथ में रखिए। 1.25 and oil drop of 12 excess electron held stationary under the constant field of 2.55 × 10⁴ Newton per coulomb. Millikan oil drop experiment. The density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. G 9.81 meter per second square and E 1.60 × 10⁻19 coulomb. अब हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है ना, उस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर 12। सो 12 × 1.6 × 10⁻19 ये हमारे पास चार्ज हो गया। इस पे ये ड्रॉप पे हमारे पास चार्ज हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेंगे, सॉरी यहाँ पर हमारे पास नहीं, ये वाला तो नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होगी। अब यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज होगी, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये वाला उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये वाला आपके पास इतना, ये वाला आपके पास इतना। सो mg इज इक्वल टू वी कैन से 2 × E। m की जगह पे रो इंटू v लिखेंगे इंटू जी इज इक्वल टू वी कैन से q × E, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट कर दिया किससे, इलेक्ट्रिकल फोर्स से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अब देखिए रो जो है ना, इट इज गिवन, बट रो इज गिवन इन CGS यूनिट, सो यू मस्ट कन्वर्ट दैट इनटू एम्पियर्स यूनिट। तो देखिए आपके पास रो दिया हुआ है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाला हो जाएगा इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम जो है ना, इट इज गोइंग टू बी 4/3 पाई r2 और g का वैल्यू 9.81। q जो है आपके पास ये वाला है 12 × 1.6 × 10⁻19 और e का भी वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है e का वैल्यू, जस्ट गिव द वैल्यू ऑफ e। कितना दिया हुआ है बेटा, ये 2.55 × 10⁴। ये वाला हो जाएगा 2.55 × 10⁴। इससे जो है r ढूंढ लीजिए। क्या करोगे बेटा, इससे जो है आप r को ढूंढ लीजिए, है ना। तो ये आपको जो है r आपको मिलेगा। तो ये वाला आपके पास जो है
आर मिल जाएगा। ओके, सो ये वाला आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.25 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1.26 को। क्वेश्चन नंबर 1.26 को देखिए। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक लेनी होगी। आपको टेक्स्ट बुक जो है क्वेश्चन नंबर 1.26 के अंदर आपको टेक्स्ट बुक लेनी होगी। और ये टेक्स्ट बुक में क्या कहा है देखिए, ये टेक्स्ट बुक में कहा है विच अमोंग the curves shown in the figure 1.35 cannot possibly represent the electrostatic field। तो देखिए उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर देखिए ए जो है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएगी ए फिगर, लेकिन बी को देखिए बी में पहले पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, फिर नेगेटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है बी, वो आपके पास होगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड दे विल नेवर एंड टू द पॉजिटिव चार्ज, मतलब बी इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा डी भी पॉसिबल नहीं है, डी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज डी के अंदर जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, है ना। तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो ये वाला आपके पास इतना हो जाएगा। तो ये आपके पास इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो ये आपके पास नहीं होगी। फिर उसके बाद आप देखिए बी एंड डी ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बताएगी। उसके बाद देखिएगा बेटा in a certain region of space electric field is in the z direction throughout. The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10⁵ Newton per coulomb per meter. What are the force and the torque experienced by the system having the total dipole moment equal to 10⁻⁷ कूलम मीटर इन द नेगेटिव z डायरेक्शन। क्वेश्चन को पढ़ा आप लोगों ने, क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए इन अ सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस, यहाँ पर इन अ सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द z डायरेक्शन, लेट अस अज्यूम दिस डायरेक्शन टू बी द z डायरेक्शन, for the magnitude of the electric field however is not constant but increases, that is dE by dl. It increases uniformly in positive direction at the rate of 10⁵ Newton per coulomb meter. Okay, what are the force and the torque experienced? तो force आपको कितना मिलेगा? So force is equal to we can say Q upon Q into we can say E. Okay, so force is equal to we can say Q into E. तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, what are the force and the torque experienced by the system of total dipole moment? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे at the rate of 10⁵ Newton per coulomb per meter, मतलब it increases dE by dl is 10⁵ Newton per coulomb. ओके, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने कोई डायपोल लगा दिया, यहाँ पर हम लोगों ने एक डायपोल लगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, और सपोज ये वाला ऐसे रखा है हम लोगों ने, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका P कितना है मालूम? तो P is nothing but it is Q into we can say 2P. Okay. चलिए तो हम लोग बात करते हैं F is equal to Q into dE by dl into we can say dl. If I write this as ये वाला आपके पास F is equal to, मैंने क्या कर दिया E की जगह पे dE by dl लिखा और यहाँ पर dl, so it is force, है ना। अब ये देखिए ये वाला क्या बन जाएगा, तो
तो P कैन ऑल्सो बी रिटन हियर एज Q into dl। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो F is equal to Q into dl, ये वाला हो जाएगा P into dE by dl, ये वाला आपको फोर्स मिलेगा। तो आपके पास जो P है वो P कितना दिया हुआ है 10⁻⁷, 10⁻⁷ आपको दिया हुआ है, और dE by dl कितना दिया हुआ है, तो 10⁻² न्यूटन विल बी योर वी कैन से फोर्स। तो फोर्स आपको कितना लगेगा, ये वाला कितना लगेगा, है ना। अब आपको ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो है टॉर्क कितना होगा। सो अगेन आई रिपीट, टॉर्क इज इक्वल टू वी कैन से P बार क्रॉस E बार, और इन अदर वर्ड्स इट इज PE sin थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू P आपके पास लेट अस से Q into dl, ये वाला E को अगर मैं dl अपॉन dl लिखूं, dE अपॉन dl लिखूं, और मल्टीप्लाइड में मैं dl लिखूं, तो ये वाला sin थीटा आपको sin लेट अस से sin 90 होगा, तो लेट अस से ये वाला आपके पास हो जाएगा Q into dl, ये वाला आपके पास हो जाएगा P और ये dE by dl। सो आपके पास जो है P तो है, लेकिन E को क्या करेंगे, ओहो लेट मी फाइंड इट आउट। ओके, बढ़िया बढ़िया, मुझे समझ में आया। एक बार याद कीजिए, आप इसको जो है थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, मैं आपको जो है समझाता हूँ इसको कैसे करना है। ओके, सो इसको आप लिख लिया, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए। ओके, अब मैं टॉर्क के बारे में मैं आपको समझाऊं। देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस इफ आई टेक इट टू बी dl, सो P कितना हो जाएगा Q into we can say dl, है ना। अब आपको जो है यहां पर ये वाला जो कहा गया है (10⁻⁷) is equal to we can say Q into dl, so 10⁻⁷ divided by Q is equal to we can say dl, ठीक है ना। ये वाला आपके पास आ जाएगा dl। अब हम लोग जो है बात करेंगे टॉर्क, तो टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा P sin, सो P की जगह पे Q into we can say dl, और ये वाला आपके पास P into we can say sin 90, let us say ऐसा हो जाएगा, मतलब let us say P बार और E बार के बीच की डायरेक्शन, तो P बार की भी यही डायरेक्शन और ये वाला, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा sin 0। मैं कैसे गड़बड़ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपके पास ये वाला आपके पास 90, ये वाला आपके पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, E बार 0 बन रहा है, तो टॉर्क को कितना लग जाएगा 0। इसके बारे में आपको कोई डिस्कस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। P जो है sin थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन P बार एंड E बार, तो P बार भी आपका ये डायरेक्शन में, E बार भी आपका ये डायरेक्शन में, तो अगर दोनों ये डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, तो दोनों के बीच का एंगल बनेगा आपके पास कितना बनेगा बेटा, तो दोनों के बीच का एंगल बनेगा 0। सो ये वाला टॉर्क आपके पास कितना हो जाएगा 0, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1.28, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हम लोग देखते हैं, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.28 देखिए। A conductor with a cavity shown in the figure given a charge Q. ओके, ये वाला आपके पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर एक कैविटी है, यहाँ पर आप इसको चार्ज को Q देते हैं। So that a charge must appear on the outer surface of the conductor. ये चार्ज जो है ये outer surface of the conductor पे ही appear होगा, it will not go inside. Another charge B of
charge q is inserted into the cavity keeping b insulated from A. And show that the total charge outside the surface is of A is q plus q and sensitive instrument shielded from the strong electric field environment suggest a possible way. तो यहाँ पर जो चार्ज होगा ना, that charge is sprayed on the surface. ये आपको जो है कहाँ से पता चला? तो according to the electrostatics of the conductor, है ना? According to the electrostatics of the conductor, all the charges, जितने भी चार्ज हैं, they all will appear on the surface of the conductor. And if you just put if you put another charge q here, so suppose positive charge has been, so what will happen here? All the negative charge will get induced, और negative charge यहाँ पर आ गया, इतना ही negative charge यहाँ पर positive charge आपको यहाँ पर मिलेगा, कितना मिलेगा? q जितना positive charge आपको यहाँ पर मिलेगा, और q जितना positive charge मिलेगा तो यहाँ पर भी कितना चार्ज मिलेगा? यहाँ पर तो पहले से ही q था, है ना? तो पहले से ही q था। अब हमारे पास जो है ये जितना भी जो आपके पास चार्ज है, they all will, because of the electrostatic of conductor, all the charge will be spread on the surface of the conductor. और जितना भी जो है हमारे पास ये वाला अगर नेगेटिव चार्ज लगा तो नेगेटिव चार्ज जो है पूरा के पूरा कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा। मतलब सपोज आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रखा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो आपको डेवलप हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा बेटा? 2+2। ओके, सो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।